अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है ई कैट के लिए अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो ये चैप्टर बहुत छोटा है, एक एमसीक्यू इधर से भी निकल सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो आपको तमाम चैप्टर्स करा रहा हूँ, तमाम चीज़ें करा रहा हूँ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आप ये कहो कि सर आपने कराया नहीं है। ठीक है, तो आपने भी अब सब कुछ पढ़ना है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है। बस ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने ये समझ लो पूरा चैप्टर क्लियर है आपके लिए। ठीक है, अच्छा देखो अगेन वही बात है यार। देखो जो बच्चे ना नोट्स बना रहे हैं, अगर उनका एडमिशन ना हो तो वो मुझसे आके कहें कि सर आपने कहा था नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अगर ऐसी बात हुई ना तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो और जो भी मैं लिखवा रहा हूँ और ग्रुप में टेस्ट दे रहे हो, ग्रुप के लेक्चर्स ले रहे हो, तो यकीन मानो 100% आपका एडमिशन होना है, चाहे वो ई कैट में हो या एमडी कैट में। ठीक है, एमडी कैट भी क्लियर होगा, ई कैट भी क्लियर होगा। तो आपने नोट्स बनाने हैं। कौन कौन से टॉपिक चल रहे हैं बराबर में लिखे हुए हैं, कॉपी ले लो, नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छा अगर ग्रुप में नहीं हो भाई, ग्रुप में ऐड हो जाओ। बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कर पा रहा हूँ ना, मैं ग्रुप की वजह से कर पा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड हो। 4500 इसकी फ़ीस है पूरे साल के लिए, यानी 4500, जिसमें तमाम जो है वो एमसीक्यूज बुक्स, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। सही है, सिर्फ इसी फीस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग कब आई, जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी ना, 1945 की बात है ये। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो दुनिया आपस में लड़ रही थी, वही हुकूमत के लिए लड़ रही थी। ठीक है, तो अब उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी। जो आप अभी बड़े बड़ी गाड़ियों की कंपनियां या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ देख रहे हो ना, ये उस टाइम से बनी हुई हैं। तो मसला क्या होता था, वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया जाता था, या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ़ौज का सामान बनाना शुरू कर देती थी। तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करा और उस टाइम पे लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाए। अब लीनियर प्रोग्रामिंग करती क्या है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप कोई मेमन हो तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। मेरी मेमनों में क्या होता है कि मिनिमम रिसोर्सेस लगाना और मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना। देखो हर काम में यही होता है। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि कम से कम टाइम लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग यही है कि मिनिमम रिसोर्सेस लगाना, यानी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कॉन्सेप्ट का फील लो, आसान करो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, देखो यार मैं ना एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। मेरा क्या जो है वो बॉक्स बनाने में, मैं एक क्यूब बनाना चाहता हूँ। देखो ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये क्यूब प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब यार मैं इस क्यूब को प्रोड्यूस करने में क्या चीज़ का ध्यान रखूँगा, ज़रा मुझे बताओ कि मैं इस क्यूब पर कम से कम जो है वो मेटल लगाऊँ या कम से कम मटेरियल लगाऊँ, मजबूत से मजबूत क्यूब बनाऊँ, अच्छे से अच्छा क्यूब बनाऊँ, और जो कि मार्केट में सेल भी हो। हर काम में इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लगा के नहीं देगा, ये मार्कर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है। ठीक है, कोई चीज़ बाउंड्री है, कोई चीज़ कैप है, ये एक्स्ट्रा तो नहीं है ना, अलग हो जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग यही चीज़ बताती है कि आप कम से कम जो है वो इन्वेस्ट करो, या कम से कम अपने रिसोर्सेज यानी जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, मटेरियल नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, रिसोर्सेज कहूँगा। रिसोर्सेज यानी टाइम भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्स है, टाइम भी एक, आपका मटेरियल, आपका पैसा, ये भी एक रिसोर्सेज है। तो इसलिए वर्ड रिसोर्सेज यूज़ करना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, अभी एक करवाता हूँ एग्जाम्पल, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले ये समझो, कम से कम रिसोर्सेज लगाऊँ, यानी कम से कम मैं चीज़ लगाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ, यही काम है लीनियर प्रोग्रामिंग का। याद रहेगा, फील आ गया कॉन्सेप्ट का। एक और बार समझ लो, क्योंकि ये बेस है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन अच्छी होगी ना, चाहे जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो। फाउंडेशन अच्छी नहीं है, चाहे जितनी भी मजबूत बिल्डिंग बना लो, उसने गिरना है। ठीक है, तो फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। तो क्या रहा हूँ, तेरा बात सुनो कि भाई कम से कम रिसोर्स लगाऊं, यानी कम से कम पैसा, कम से कम टाइम, कम से कम मटेरियल लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लूं, यही काम लीनियर प्रोग्रामिंग में हम करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल समझो। मैंने क्या किया, मैं 100 रुपये लगा सकता था अपने काम में, मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपये लगाए और 10 रुपये लगाकर 1000 रुपये कमा लिए। 100 रुपये लगा के भी 1000 रुपये कमा सकता था। मैं कोई ऐसी चीज़ बना देता
जो 100 रुपये की बनती और 1000 रुपये की बिकती, इसमें भी मेरा फ़ायदा था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। मैंने 10 रुपये लगाए, कम से कम पैसे लगाए, इससे कम नहीं लगा सकता मैं। इससे कम लगाऊंगा तो चीज़ बिकेगी नहीं, चीज़ बनेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इस कैप का पैसा बचा ले और ये दे दे आपको, आप कभी भी खरीदोगे कंपनी से? आप बोलोगे यार ये कैसी कंपनी है, हम क्या करेंगे इसका, ये तो एक ही बार यूज़ होगा फिर ख़त्म, या फिर यूज़ भी नहीं होगा। तो इसलिए कंपनी को ये तो देना ही होगा, यानी कम से कम तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। तो कम से कम पैसा लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाया। यही चीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग बताएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान ये आया। होता क्या था, इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया जाता था, इंडस्ट्रीज़ नुकसान में चली जाती थी। तो इंडस्ट्रीज़ का ये जहन बना कि हम कम से कम प्रॉफिट, कम से कम चीज़ लगाएं, कम से कम मटेरियल लगाएं, कम से कम रिसोर्सेज लगाएं और ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, ताकि इस वॉर की सिचुएशन में भी हम चल सकें। और यही काम कोरोना के टाइम पे भी हुआ कि कंपनीज़ ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई चीज़ें बिकना बंद हो गई थी। फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी कोविड के टाइम पे, लोगों ने ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था, ट्रेन्स बंद हो गई थी। तो उधर क्या किया जा रहा था, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा था। अब वो जो मैनेजमेंट होती है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए होता कैसे। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसी को पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड इन मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स जादू है, मैजिक है मैथमेटिक्स। अगर समझोगे ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैथमेटिक्स में ये यूज़ करते हैं टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मिनिमम कॉस्ट है। बात क्लियर हो गई? जैसे अब कितनी बातें समझाऊं, आपको समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल ये शेड मैंने बनानी है, तो मैं मिनिमम इस पे कॉस्ट दूं और मैक्सिमम प्रॉफिट उठा लूं। हाँ, लेकिन धोखेधड़ी वाली बात नहीं आ रही इसमें। ये धोखा वाली नहीं है कि 100 रुपये की बनाई और थी 200 रुपये की, आपने झूठ बोल के 500 की बेच दी। ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये आपका प्रॉफिट है जो कि आप जनरली लोगे। ठीक है, जनरली लोगे आप, सही है, अंडर गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस भी होंगी, जैसे कंडीशन मैंने एक बताई ना कि भाई अगर मैं कहूँ कंपनी को आप कॉस्ट कम करना चाह रहे हो ना, देखो कंपनी ऐसा एक तो नहीं बनाती ना, लाखों करोड़ों बनाती है मारकर। तो मैं कंपनी को बोलूँ यार ये कैप हटा दो, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, कंडीशन दूँ कि ये कैप हटा दो, सिर्फ ये बेचो, कंपनी बोलेगी चलो भाई पूरा दरवाज़ा भर जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो कंडीशन है, ये नहीं दिया तो फिर ये तो ख़राब हो जाना, एक ही बार यूज़ होगा। मैं तो कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, पियानो के हैं ये, पियानो के मार्कर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, प्रमोशन कर देते हैं थोड़ी पियानो की। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। देखो अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट निकालना कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा करना क्या है। तो अब आ जाओ, अब मैथमेटिक्स की तरफ आते हो आप। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद है, आपको एक इक्वेशन बनानी होगी। ये इक्वेशन कंडीशन से बनेगी, जो कि मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको एक इक्वेशन बनानी होगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इक्वेशन ना कहो, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहो। ये कैसे बनेगी मैं भी बताता हूं। समझ लो आप एक इक्वेशन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन पे कंडीशंस लगाओगे, लिमिट्स लगाओगे। लिमिट्स कैसे? कि यार मैं अगर y की वैल्यू को बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैं x की वैल्यू को बढ़ा दूं। अब ये x और y क्या होंगे? x और y आपकी कंडीशन होगी, यानी आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी चीज़। ठीक है, अभी ये जब मैं पूरा ये सवाल कराऊंगा ना, यकीन मानो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। सही। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे कंडीशन देखकर, मुझे हालात को देखकर एक इक्वेशन बनानी होगी, जो मैं भी बनाऊंगा। उसके बाद मेरे पास आएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट है कंडीशन, लिमिट। फिर मुझे इसके ऊपर कुछ लिमिट लगानी होंगी, यानी एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज पुट करनी होंगी। जब मैं x और y की वैल्यूज़ पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ये काम कर रहा हूं तो प्रॉफिट कम से कम आ रहा है। तो मुझे ये बात भी पता चलेगी जब मैं लिमिट लगाऊंगा या कांस्टेंट लगाऊंगा इसके ऊपर, यानी कंडीशन लगाऊंगा। x और y क्या होगा? x और y आपके प्रोडक्ट हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है। तो जब मैं वो इसमें डालूंगा तो मुझे पता चलेगा यार मैं क्या काम करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। वेरिएबल तो बहुत आसान है, ये x और y जो अननोन है ये वेरिएबल है। अब यही चीज़ लिखी हुई भी है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। उसके बाद सवाल सॉल्व कराता हूँ। देखो सवाल सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे अच्छा ऐसे हो रहा था, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सवाल के बाद। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है द फॉर्मूला यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज, यानी वो फॉर्मूला या वो तरीका
ये फॉर्मूला है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक फॉर्मूला ही है। तो आप एक फॉर्मूला निकालोगे, फॉर्मूला बनाओगे। अब फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो फॉर्मूला बनता है, हमेशा याद रखना, फॉर्मूला बनता है कंडीशन को देखकर। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन देखो, मैं मुक्का मार रहा हूँ, बोट टूट रहा है, मैं मुक्का मार रहा हूँ, बोट टूट रहा है, बोर्ड में क्रैक आ रहा है। तो कंडीशन क्या हुई कि मेरा पंच और बोर्ड में जो क्रैक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मुझे एक कंडीशन मिल गई, मुझे पता चल गया कि अगर मैं दीवार पे मुक्का मारूंगा, दीवार में या बोर्ड में क्रैक आएगा। तो कंडीशन मिल गई ना। तो फॉर्मूला या कंडीशन आपको मिलती है हालात को देखकर, जो कंडीशन होती है उसको देखकर मिलती है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? लिमिट्स हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी करे जा रहे हो, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप वही काम कर सकते हो जो पॉसिबल है, ठीक है। वो पॉसिबल काम क्या है वो पता चलेगा। द कंडीशन दैट लिमिट योर सोल्यूशन, यानी हम अपने सोल्यूशन पर या हम अपने फॉर्मूले पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कुछ लिमिट्स लगाएंगे। अब वो लिमिट्स क्या होंगी? वो बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी जो कि हम पुट करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से। अब देखो ये इनइक्वालिटीज़ में अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको, सारी डिटेल में इनइक्वालिटीज़ समझाता हूँ। वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या है? वही जो अननोन है आपके पास, एक्स और वाई आपका अननोन है तो वो वेरिएबल है। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया। देखो ये वेरिएबल है आपका, ये एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ी शुरू में मिस्टेक हो गई। बात समझ आ गई ना, वेरिएबल क्या है? और ये वाई वेरिएबल है। ये अननोन होंगे, ये पता भी करने होंगे कभी कभार, ठीक है। अभी तो आपको ये दिए हुए होंगे, बस आपको देखना होगा। चलो ये समझ में आ गया, सारा डिटेल मिल गई। आप एक सवाल करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, यकीन मानो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में ना आए, एमसीक्यूज में बिल्कुल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी मौजूद है एमसीक्यूज में आने की। चलो अब ज़रा अब अच्छी तरह समझना मेरी बात को, ठीक है। अब असल में आपके पास सवाल है, मैंने स्टेप्स वाइज कर दिया है, तो स्टेप्स वाइज होने से ये हो गया कि आपको अब सवाल अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कि मिनिमम हम कॉस्ट दें, मैक्सिमम फ़ायदा उठा लें। पहली बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, इसको दिमाग में रख के करना, पूरा सवाल क्लियर होगा। एक कारपेंटर है, कारपेंटर कौन होते हैं? कारपेंटर हमारे वो भाई होते हैं जो कि लकड़ी की मदद से फर्नीचर्स बनाते हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त काम है ये, और बड़ा ही महारत वाला काम है ये, और ये मुश्किल काम भी है, मेहनत वाला काम भी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कारपेंटर हैं जो कि बनाते हैं चेयर्स। कारपेंटर हैं हमारे पास एक भाई जो चेयर बनाते हैं, और साथ ही साथ टेबल बनाते हैं। चेयर को हमने कह लिया है एक्स, टेबल को हमने कह लिया वाई। अब हम एक्स और वाई क्यों कह रहे हैं? देखो हम ये रखेंगे कि यार हम ज़्यादा चेयर बनाएं तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा टेबल बनाएं तो फ़ायदा होगा। तो हमें रिसोर्सेज चाहिए ना, तो रिसोर्सेज क्या हुए हमारे? टेबल या चेयर। देखो टेबल और चेयर बनेगी जब भी तो मार्केट में जाके बिकेगी ना। समझ लो यहाँ पर ये कंडीशन है कि मुझे मार्कर बनाने हैं और बेचने हैं। उससे पहले की कंडीशन नहीं देख रहा, उससे पहले भी कंडीशन हो सकती हैं कि इन्हें कैसे बनाया, लेकिन अभी ये कंडीशन ले रहा हूँ कि ये दोनों बनेंगे तो बिकेंगे। अब मैं ये देखूँगा कि यार ये ब्लैक बनाने से ज़्यादा बिक रहे हैं या ब्लू बनाने से ज़्यादा बिक रहे हैं। इधर आ जाओ। अच्छा, अब एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन ये है कि ईच चेयर टेक्स, हर चेयर ले रही है 2 घंटा बनने में। चेयर बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो चेयर बनाना है तो आपको उसका कुशन भी बनाना है, उसका डिज़ाइन भी बनाना है, उसमें लकड़ियों को ठोकना भी है और मुख्तलिफ काम करने हैं, यानी चेयर बनाना तो मुश्किल काम है, पता चल गया। टेबल, ईच टेबल टेक्स 1 आवर टू मेक। टेबल बनाना आसान काम है, क्यों? क्योंकि ऊपर का हिस्सा बनाया और फिर 2 लकड़ियाँ 4 सपोर्ट लगा दी और सपोर्ट को आपस में ट्रायंगल से जोड़ दिया। टेबल आसान है, सोच के भी समझ में आ रही है। तो ये बात एक कंडीशन हमें मिल गई, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट है, ये लिमिट है। लिमिट क्या है? देखो लिमिट क्या है, द कारपेंटर हैज़ 10 आवर्स टोटल। अब देखो कोई भी कारपेंटर या कोई भी लेबर या कोई भी मजदूर वो अनलिमिटेड काम तो नहीं कर सकता ना दिन में, या ऐसा तो नहीं है एक बार उसने काम शुरू किया तो फिर ख़त्म होकर ही रुकेगा, चाहे वो 2 साल ही क्यों ना लग जाए, कंटिन्यूसली काम करता रहेगा बगैर ब्रेक लिए। ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब है हमारे पास लिमिट है। अब लिमिट क्या है कि कारपेंटर के पास ना सिर्फ 10 घंटे हैं, 10 घंटे में जितना माल वो बना सकता है बना ले। अब कारपेंटर का क्या काम होगा?
आपको देखो बात समझ भी आ रही है कि आप बोलोगे सर कारपेंटर को चाहिए कि टेबल ज़्यादा बनाए, 10 घंटे में टेबल ज़्यादा बन जाएंगी, 10 टेबल बनेंगी। चेयर बनाऊंगा तो मैं से 5 चेयर बनेंगी, टेबल बनाऊंगा तो मैं 10 टेबल्स बनेंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि चेयर महंगी है या टेबल महंगी है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट फ्रॉम चेयर $5, चेयर $5 की है, लेकिन प्रॉफिट फ्रॉम टेबल $3 की है। अब देखो ये बात तो सिंपल है ना यार, जो चीज़ जल्दी बन जाती है, सस्ती बन जाती है, मतलब कॉस्ट कम होती है, तो वो सस्ती बिकती भी है मार्केट में। जो चीज़ में महारत ज़्यादा देनी होती है, कारीगरी ज़्यादा होती है, वो महंगी बिकती है मार्केट में। तो अब आपका दिमाग फ़ौरन स्विच करा होगा कि सर हम टेबल छोड़ के चेयर बनाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ चेयर बना के मार्केट में बेचोगे तो कौन लेगा? टेबल भी तो लेनी पड़ती है। कभी देखा है कि डाइनिंग चेयर आ रही हो, सिर्फ डाइनिंग टेबल आती है ना, फिर चेयर आती है उसके साथ, या सिर्फ डाइनिंग टेबल ही खरीद ली, चेयर खरीद ही नहीं? तो चेयर टेबल दोनों बनानी होंगी, यानी आपके पास ये भी कंडीशन है कि दोनों बनानी होंगी। अच्छा, अब इसकी मदद से एक इक्वेशन बनेगी। देखो स्टेप 1, डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। देखो स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आपने बताना है x क्या है, y क्या है। तो स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं। स्टेप 1 जो कि है आपका डिफाइन वेरिएबल। ये सोल्यूशन है, इसको लिखो अपने पास और इसको समझो। अब पूरी बात समझ में आ जाएगी। डिफाइन वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो x जो है मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स। देखो उन्होंने कह भी दिया था x चेयर है, ठीक है। y क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टेबल्स। देखो ये भी डिफाइन हो गया माशाल्लाह से। अच्छा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 देखो, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, यानी ये फॉर्मूला लिखो कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे कि ज़्यादा फ़ायदा हो। तो स्टेप 2 ऑब्जेक्टिव फार्मूला, बल्कि इधर ऐसे करते हैं। अच्छा अब स्टेप 2 जा रहा है मेरा, स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ना। यानी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया मेरे पास कि x चेयर है, मेरे पास x चेयर है यानी नंबर ऑफ चेयर, और एक चेयर $5 की है, प्लस उसके साथ टेबल है। टेबल मेरे पास ₹3 की है, $3 की है, रुपए की नहीं, डॉलर है। तो दोनों जब बिकेंगे तो मैं ऐड करूंगा ना, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता ना। यानी फॉर एग्जांपल आपने ₹10 कमाए, फिर ₹10 कमाए, तो आपके पास ₹20 आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है 10 को मल्टीप्लाई करके ₹100 आ जाएंगे। खुद समझो बात को। फॉर एग्जांपल एक वक्त में आपने ₹10 कमाए, एक वक्त में ₹10, टोटल कितने आए, ₹100 या ₹20? ₹20 आए, ठीक है। तो ये फिर प्रॉफिट होगा आपका, इससे प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, क्या किया। चलो दूसरा देखो, दूसरा ये इससे कंडीशन निकलेगी कि यार चेयर कितनी थी, x नंबर ऑफ चेयर, आपके पास सिर्फ घंटा एक ही है उसको बनाने के लिए, है ना। चलो फिर टेबल्स कितनी थी, y नंबर ऑफ टेबल्स y, बनाने के लिए कितना है आपके पास, नहीं चेयर बनाने के लिए 2 घंटे हमारे पास, 2 घंटे चेयर बनाने के लिए हमारे पास 2 घंटे हैं, ठीक है। चेयर बनाने के लिए हमारे पास 2 घंटे, टेबल बनाने के लिए हमारे पास 1 घंटा है। और आप या तो 10 घंटे यूज कर सकते हो या 10 से कम घंटे, यानी आपका जो टाइम है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो टाइम है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो फिर आप गलत हो जाओगे। ये उल्टा लिख दिया हमने, मैं भी बोले उल्टा है। देखो आप जो टाइम है वो 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, यानी नंबर ऑफ चेयर बनाने के लिए, नंबर ऑफ टेबल बनाने के लिए दोनों को ऐड करो तो 10 से ज़्यादा नहीं घंटे आने चाहिए। यहां पर बेसिकली आपको टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने डैश नंबर ऑफ चेयर बनाई, समझो जरा बात को, ये तो बहुत आसान था, समझ में आ गया। डैश नंबर ऑफ चेयर बनाई, फॉर एग्जांपल 4 नंबर ऑफ चेयर बनाई, 4 आ गया, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 2 से, 8 हो गया। फिर आपके पास क्या हो गया, 8 घंटे तो चेयर बनाने में यूज हो गए। अब यहां पर क्या आएगा, 2 घंटे बच गए, तो 2 आएगा, 2 टेबल बना ली, तो यानी 10। आप 10 घंटों से ऊपर नहीं जा सकते। समझो जरा इसको, समझो ये है क्या।
देखो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये आपको ये बता रहा है कि यार आपके पास ना 10 घंटे हैं, जितनी भी नंबर ऑफ चेयर बनानी है, जितनी भी टेबल बनानी है बना लो, लेकिन इन दोनों को सम करने के बाद 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप चेयर पुट करोगे और टेबल पुट करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा जो आपको टाइम बता रहा होगा बेसिकली, और ये कैसे बना आपको समझ आ चुका है। अच्छा, अब स्टेप 3 आ गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, आपने अपनी कांस्टेंट लिखनी है। कांस्टेंट से क्या मुराद है, आपकी लिमिट क्या है, आपकी लिमिट क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट लिखते हैं। स्टेप 3 है बल्कि स्टेप 3 कांस्टेंट। देखो अभी तक मैंने लिमिट नहीं लिखी है। कांस्टेंट क्या होगा कि यार x की वैल्यूज़, देखो x की वैल्यू मैं 0 से बड़ी रख सकता हूँ, 0 से छोटी नहीं रख सकता, क्योंकि देखो ना यार 0 चेयर तो मैं नहीं बनाऊंगा ना, या -1 चेयर तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैं x की जो भी चाहूँ वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 के बराबर भी हो सकती है। और y की जो भी चाहूँ वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 भी हो सकती है। अब स्टेप 3 आता है सोल्यूशन। बल्कि स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 आपका आता है फाइंड वैल्यूज़, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज़। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देख रहे हो, इससे बात समझ आ रही है ना, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। देखो मैंने सब कुछ कहाँ से निकाला, सब कुछ आपके सामने उधर ही से निकाला है, कुछ भी नया तो नहीं करा ना, कुछ भी नए से तो नहीं निकाल के लाया ना। अच्छा, सबसे पहले मैं प्रॉफिट चेक नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं टाइम चेक करूंगा कि कहीं मैं 10 घंटे से ऊपर तो नहीं जा रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो है वो 0 चेयर बनाई। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, पहली कंडीशन क्या ले रहा हूं, x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, बल्कि x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, y की वैल्यू 0 ले रहा हूं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख के चेक कर रहा हूं। अब देखो तो यार 0 0 रखूंगा तो वो तो मतलब दोनों 0 0 आ जाएंगे, तो हमारा कोई कंडीशन ही नहीं बनी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको 0 नहीं करते हैं, इसको तो 0 कर लेते हैं। 10 टेबल बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, 10 टेबल बना के देखते हैं कि 10 टेबल अगर हम बना रहे हैं तो क्या टाइम 10 घंटे से कम लग रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारा पता है काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हम x और y की वैल्यूज़ रखेंगे। हमने क्या कहा था, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब हम रिसोर्सेज रख रहे हैं। ठीक है, और अब प्रॉफिट चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट क्या आ रहा है। रिसोर्सेज क्या कि यार अब हम जो है ना 10 टेबलें बनाते हैं और 0 चेयर, और चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है। उसके बाद फिर टेबल बढ़ा देंगे, चेयर कम कर देंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो चलो इसको याद रखना, इसी को सॉल्व करूंगा मैं। तो पहली कंडीशन क्या है, 0 चेयर बनाता हूं मैं और 10 टेबलें बनाता हूं। तो सबसे पहले यहां पुट करो 0 2 और प्लस 10 और 1, तो ये 10 आ रहा है, 10 ही आ रहा है, यानी ठीक आ रहा है। ठीक है, देखो अभी भी टाइम 10 घंटे से ऊपर नहीं गया है ना, 10 घंटे से ऊपर हम नहीं जा रहे, 10 घंटे पर हैं। टाइम आप या तो 10 घंटा ले सकते हो, 10 घंटे से कम, 10 घंटे से ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, अब प्रॉफिट चेक करते हैं, फॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो चेयर तो हमने 0 बनाई, तो हमें उसमें से 0 मिलेगा क्योंकि वो हमने बनाई ही नहीं। 10 टेबलें बना ली हैं हमने, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास, प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है $30 का। तो अगर मैं 10 टेबलें बनाता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो $30 आएगा। कितना आएगा मेरे पास प्रॉफिट, $30 आएगा, $30 आएगा। अच्छा, अब आ जाऊं मैं चेयर बनाता हूं, 10 चेयर बनाता हूं, 10 चेयर बनाता हूं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना सर, अब 10 चेयर बना के देखें, अब देखें प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। अभी देखो ज़रा मज़े की बात देखो। अब आपकी बात मानता हूं, 10 चेयर बनाता हूं, तो x = 10 चेयर बना रहा हूं, टेबल 0 कर देता हूं। सबसे पहले मैं क्या यहां पुट करूंगा, ये होना चाहिए ट्रू, यानी ये गलत नहीं होना चाहिए, आप 10 घंटे से ऊपर नहीं जाने चाहिए हो। ये चीज़ सॉल्व करके 10 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके पास टोटल 10 घंटे हैं। आपने ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है इनइक्वालिटी का, ये टाइम के रिस्पेक्ट से बनाया है कि आपके पास 1 घंटा है चेयर बनाने के लिए, 2 घंटे हैं टेबल बनाने के लिए, टोटल 10 घंटे हैं। सही है, चलो आओ, आपकी बात मानता हूँ मैं, इसमें पुट करता हूँ 10 2, ये गलत है, गलत है। ये कैसे गलत है, देखो ना गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ अभी। आप पॉसिबल ही नहीं है ये करना।
अगर आपने 10 चेयर बनाने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा 20, जो कि फॉल्स है, आप नहीं कर सकते। ये 10 चेयर बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 20 घंटे, और ये बात समझ भी आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक चेयर कितनी देर में बन रही है? 2 घंटे में। 2 कितनी देर में बनेंगी? 4। 3 कितनी देर में बनेंगी? 6। 4 कितनी में बनेंगी? 8। 5 कितनी में बनेंगी? 10। तो 10 कितने में बनेंगी? 20 घंटों में। ये फॉल्स है। आपके पास तो 20 घंटे हैं ही नहीं, तो आप नहीं कर सकते ये काम। देखा, कंडीशन लग गई ना यहाँ पर। यही तो था लीनियर प्रोग्रामिंग का मज़ा, कि यार आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, तो आप नहीं कर सकते। गलत बात कर दी आपने मेरे सामने, तो ये फॉल्स हो गया। चलो अब टाइम को 10 घंटा करने की कोशिश करते हैं, तो हम 5 चेयर बना लेते हैं। जब 5 चेयर बनाएंगे तो टाइम 10 घंटे हो जाएंगे, और 0 टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 10। तो ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो अगर आप 5 चेयर भी बनाओगे ना, देखो 10 हो गया ना, अगर आप 5 चेयर बनाओगे, और 5 चेयर बना सकते हैं ना, हाँ 5 चेयर बना सकते हैं, तो अगर आपने 5 चेयर बना लो या 10 टेबल बना लो, तो आपको प्रॉफिट सेम मिलेगा, 30 मिलेगा। तो यहाँ भी अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? नहीं, बल्कि अभी रुक जाओ, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ अभी प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया हुआ है? अच्छा, अभी मैंने x की वैल्यू क्या रखी है? 5 रखी है ना, तो 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। अच्छा, अब प्रॉफिट इधर से निकलेगा, प्रॉफिट इस फॉर्मेट से निकलेगा, तो 5 नहीं, गलत है, नहीं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ रहा। देखा, बात समझ आई? देखो x मैंने 5 चेयरें बनाई है ना, जो कि 10 घंटे में बनी है, तो टेबल 0 बनी है 3। अगर प्रॉफिट चेक करूं तो कितना आ रहा है? सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है $25। ये तो गलत है, नहीं हो रहा। अगर किसी बच्चे का दिमाग ये आया सर चेयर 5 बना ले, तो 5 चेयर बन तो 10 घंटे में रही हैं, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये चीज़ आपका प्रॉफिट कम हो गया, आपको $5 कम मिल रहे हैं। देखा आपने, $5 कम मिल रहे हैं आपको। खुद देखो ना, 5 चेयर बनाई थी ना 2 घंटे में, 10 घंटा हो गया। अब फिर उसी 5 को मैंने इधर पुट किया प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में जो हमने बनाया था। प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में 5 × 5 25, और ये 0। तो यानी मैक्सिमम फ़ायदा जब ही होगा जब आप चेयर 10 बना लो, इसके अलावा आपको मैक्सिमम फ़ायदा नहीं होगा। आप मज़ीद भी रख के चेक कर लो। चलो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप चेयर 2 कर दो और टेबल 3 कर दो, कुछ भी कर लो, आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना। आप, यही लीनियर प्रोग्रामिंग थी, यही मैक्सिमम आपका रिजल्ट था, यही लीनियर प्रोग्रामिंग ने काम किया। क्या काम किया? कि मिनिमम रिसोर्सेस लगाए मगर मैक्सिमम फ़ायदा उठवा लिया हमारा। यहाँ पे समझ में आया? देखो मैथ कैसी ज़बरदस्त निकल कर आई यहाँ पे। तो बस ये याद रखना, ये ना भूलना। अब मैंने क्या किया मैं फिर बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या तरीका निकाल लिया, मैंने ये तरीका फाइंड कर लिया कॉपी पेंसिल की मदद से कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल करूँ। एक कारपेंटर है जो ये नहीं कर रहा, बस अपने दिमाग से कर रहा है कि यार मैं बस बना देता हूँ फिर देखूँगा क्या होगा, तो वो बेचारा अपने $5 $10 ज़ाया कर सकता है। और देखो जब आप चेयर बनाओ, सिर्फ टेबल बनाओगे ना, तो एक और कंडीशन भी लगेगी, आपका हाथ रवा हो जाएगा। रवा होने से हो सकता है आप टेबल ज़्यादा बना लो, ज़्यादा टेबल्स भी बन सकती हैं। तो ये बात पता चल रही है कि यार हम जो है वो 10 टेबल ही बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमने टेबल को ज़्यादा बनाने की कोशिश करी, यानी 11 टेबल बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ 11 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप मज़ीद कंडीशनें रख के देखो, आप टेबलों को बढ़ा के देखो, चेयरों को कम करो, चेयरों को बढ़ा के देखो, टेबल को कम करो, ये चीज़ या तो फॉल्स हो जाएगी या तो ट्रू आएगी भी, तो 25-30 से तो कम ही आएगी वैल्यू प्रॉफिट की। मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ सुनो। आप क्या करो, चेयर को बढ़ाओ, टेबल को कम करो, टेबल बढ़ाओ, चेयर कम करो। कभी ऐसा होगा कि ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, यानी आपका टाइम 10 घंटे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर 10 घंटे के अंदर अंदर टाइम आ भी गया या 10 घंटा भी आ गया, तो ये 30 से ज़्यादा नहीं आएगा, 30 भी नहीं आ पाएगा। करके देख लो। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू रख लो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। चलो अब इनइक्वालिटीज़ को समझाता हूँ, फिर ग्राफ को समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे। तो स्टूडेंट अब जो है अपना दूसरा पार्ट करते हैं, जो कि अपना आखिरी पार्ट है,
कि इनइक्वालिटीज़ इन मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। बेसिक टॉपिक है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। और एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इनइक्वालिटी का, और उसके बाद फिजिबल रीजन क्या होता है ये समझ लेंगे, और एक ग्राफ भी है तो वो भी समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा देखो, लीनियर का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी स्ट्रेट जिसमें कर्व ना हो। और प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप ग्राफ बनाओगे ना वो सब स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कहीं भी कर्व नहीं निकलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज से। दे आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। देखो इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी अगर दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ए और बी नॉट इक्वल है, ए और बी नॉट इक्वल है, इधर भी लिख भी लो नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल का मतलब क्या है? या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा या तो ए छोटा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है या तो ए बड़ा होगा या तो बी छोटा होगा, या तो बी बड़ा होगा या तो ए छोटा होगा। तो ये होती है आपके पास इनइक्वालिटी। जब भी दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती तो फिर इनइक्वालिटी आ जाती है। और याद रखना, मैथमेटिक्स में सबसे आसान हमारे पास क्या है कि लीनियर चीज़ों को सॉल्व करना और इक्वालिटी को सॉल्व करना। अब मैं यहाँ पर इक्वालिटी लगा दूँ, यहाँ पर मैं इक्वालिटी लगा दूँ, ये जो इनइक्वालिटी लगी हुई है ये इक्वालिटी लगा दूँ यानी इक्वल टू, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जो भी एक्स की वैल्यू आ रही होगी आप बता दोगे। इनइक्वालिटी में भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पर ना मायने बदल जाएंगे। एक चीज़ बड़ी आ रही होगी, दूसरी छोटी आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें टू एक्सप्रेशंस होंगी, एक इक्वालिटी के दूसरी साइड और एक इस साइड। यूजिंग इनइक्वालिटी सिंबल, और हम इनइक्वालिटी का सिंबल यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ सेइंग दे आर इक्वल। हम उन्हें इक्वल नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो यहाँ इक्वल है, बल्कि यहाँ आ जाओ, ये भी इनइक्वालिटी ही है लेकिन इसमें इक्वल भी आता है। अब वो कैसे मैं ज़रा बताता हूँ, आपको पता भी होगा। पहले ये समझो, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। अब सिर्फ यही सिंबल नहीं होता, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, चार सिंबल है। अब इसका मतलब समझो, अगर ये जो सिंबल है, समझो ये एरो टाइप एरो है, समझ लो। अगर इस एरो का मुंह जिस तरफ है वो चीज़ छोटी होगी, और जिसकी तरफ इसकी पीठ है या बैक है वो चीज़ बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल x जो है वो ग्रेटर होगा 5 से। अब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर आप क्या ले सकते हो? पीछे हमने सवाल सॉल्व किया ना, वहाँ पर आपने x की बहुत सारी वैल्यू ली। फॉर एग्जाम्पल आप x की वैल्यू ले सकते हो, आप x की बहुत सारी वैल्यू से ले सकते हो। आप x की वैल्यू ले सकते हो, अगर हम सेट बना लें इसका, चलो सेट बना लेते हैं। अगर मैं इसका सेट बना लूँ तो मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 5 से बड़ी। अब देखो 5 से बड़ी तो 5.1, 5.12, 5.13, इस तरह 5.2 इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, मगर मैं डिस्क्रीट नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 5 नहीं ले सकते तो आप क्या ले सकते हो? x की वैल्यू 6। x की वैल्यू आपने 5 से बड़ी लेनी है, याद रखना है। इसका मतलब क्या है? अगर x की तरफ इस साइन की पीठ है यानी बैक है, देखो एक तो इसका यूँ मुंह निकला हुआ है ना, चोंच, ये इसका हेड हो गया, तो ये इसकी टेल हो गई या बैक हो गई, ठीक है। टेल तो नहीं कह सकते, बैक ही कहेंगे, ठीक है। ये इसकी बैक हो गई, तो जिसकी तरफ ये बैक होगी उसका मतलब होगा ग्रेटर। तो x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 5 से। अब 5 से ग्रेटर कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं? 7, 6, 8, 9, इस तरह इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप, ठीक है। बहुत कोई भी नंबर रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। अब इसी सिंबल को अगर मैं उल्टा कर लूँ तो अब ये लेस देन बन जाता है। लेस देन से क्या मुराद है? मैंने कहा ना, जिसकी तरफ हेड होगी वो छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 3 से। अब छोटी से क्या मुराद है? ये x की वैल्यू देखो, तो यहाँ आ गए आप 3, 2, 1, 0, इस तरह -1 और फिर इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो हेड अगर आ रहा है तो x की वैल्यू छोटी यानी लेस होनी चाहिए। किससे? 3 से। 3 लिखा हुआ तो 3 से। अच्छा, अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइन बनी हुई है, ये बता रहा है इक्वल को और ये बता रहा है ग्रेटर को। यानी x की वैल्यू 4 भी हो सकती है
4 भी हो सकती है। देखो यहाँ मैंने 5 नहीं कहा था, यहाँ 6 से शुरू किया था, मगर ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब है 4 भी हो सकती है, और अगर यहाँ भी ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब है 5 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये लाइन नहीं है। तो 5 भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9 और इस तरह इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ, लेस देन और इक्वल, जो बात ऊपर समझी है वो यहीं पर भी कर लो इंटरप्रेट, कि x की वैल्यू आपके पास 7 भी हो सकती है, 7 से छोटी। अब 7 से छोटी तो वो आपको पता है, ठीक है, फिर 0, फिर -1 और फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप इस तरह। बात समझ आई? अच्छा, अब इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर कर एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो सवाल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप इक्वालिटी में सॉल्व करते आए हो, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं आनी। ठीक है, तो सवाल ये बुक से ही लिया है मैंने, आपके बुक का मैं पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप लोग अगर देखना चाहो तो सवाल देख सकते हो। पेज नंबर 269 पर देखना, ये सवाल आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इक्वल टू में सॉल्व होता है, समझ लो ये इक्वल टू ही है, तो 2 को मल्टी, ये पहले आप इक्वेशन लिख लो, सोल्यूशन लिख लो, इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये इस तरफ वाली एक्सप्रेशन लिख लो, 2x x + 2x - 5, सॉल्व कर लो। 2x - 4, देखो 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर ये आ गया आपके पास x - 5। अच्छा, x को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो -x और +4, तो x = -1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो देख लेना, ठीक है गलत है। अच्छा, -9 बोल रहे हैं। अच्छा, गलती ये हो रही है कि ये प्लस है, हमने इसे माइनस कर दिया, ये प्लस है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको ज़रा, ये प्लस है ना, तो वहाँ जाके इसने माइनस ही होना है, बल्कि माइनस हो गया तो ये -9 आएगा। ठीक है, तो वो गलती से मैंने सोचा ना माइनस कर दिया था प्लस को, तो बाकी सही है। ठीक है, तो ये -9। अब देखो ये गलत कर दिया, मैं हर बार ना यही करता हूँ, आंसर लिखते वक्त इक्वल कर देता हूँ, यानी x की वैल्यू -9 से छोटी होनी चाहिए, या -9 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि -9, -8, -7, -6, सॉरी हाँ माइनस, देखो जब माइनस में जाएंगे तो हम इस तरफ जा रहे हैं ना, तो यानी -9, -10, -11, -12 और इस तरह आगे जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लो, तो बात समझ में आई कि मैंने क्या बताया इधर आपको? ठीक है, अब इधर एक और वर्ड भी यूज़ हुआ था, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी जो भी आपने सोल्यूशन निकाला है उसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन देखो कैसे होती है, ये इस तरह से नंबर लाइन बनती है, सीखा होगा आपने, बीच में 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आगे चलती रहेगी, फिर -1, लाइन हमें बड़ी बनानी पड़ेगी, तो 1, -2, इस तरह फिर मैं गैप ले लेता हूँ थोड़ा सा, फिर यहाँ बना लेता हूँ -9। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना आप बना रहे हो ना तो आप ऐसे ही करना, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -9। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, अब देखो जब इन्होंने -9 कहा है ना, अब देखो ये बात समझना, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -9 से छोटी होनी चाहिए, तो हमें अपना इस तरह से एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर लेस देन इक्वल टू बोलते तो इस तरह से बनता, और जब बोलते हैं इक्वल लेस देन बोलते हैं या ग्रेटर देन बोलते हैं तो जस्ट ये सिंबल आता। लेकिन जब लेस देन, ग्रेटर या लेस देन इक्वल बोले ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल बोले तो इस तरह से सिंबल आता है। अब इसका मतलब क्या है, -9 के बाद जितने भी नंबर है सब ऐड है। अगर ग्रेटर इक्वल होता तो ये इस तरह का सिंबल आता, बना देता हूँ। देखो अगर ग्रेटर होता तो ये सिंबल आता लाइन के ऊपर, जो कि वहाँ वाले सारे नंबर बताता। लेस होता तो ये, इक्वल ग्रेटर होता तो ये, इक्वल लेस होता तो ये सिंबल। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि -9 से लेकर पीछे वाले तमाम नंबर जो हैं वो ऐड हैं, वो आपने लेने हैं। ठीक है, अच्छा अब फिजिबल रीजन समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी समझ आ गई ना, फिजिबल रीजन समझते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग
अ फिजिबल लीजन इज द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द प्रॉब्लम अ कॉन्स्टेंट इंक्लूडिंग इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज। देखो फिजिबल रीजन ग्राफ में एक ऐसा रीजन होगा जहां पर आपके जो पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, या जो वैल्यूज आ रही होंगी वो सेटिस्फाई हो रही होंगी, चाहे वो इक्वलिटीज में हो या इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट्स लिए, कुछ ग्राफ से पॉइंट्स उठाए, उस पॉइंट को पुट किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो फिजिबल रीजन होगा, यानी वो रीजन होगा जो आपको चाहिए, तो फिर पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं ग्राफ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। ग्राफ देख लो, ताकि ग्राफ आपको, वैसे तो ग्राफ बनाने का आता नहीं है, तो इसलिए ग्राफ वाले सवालात मैंने कराए भी नहीं है। ग्राफ बनाने का एज सच तो मैंने कभी देखा नहीं कि ग्राफ आया हो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है ना इंजीनियरिंग और साइंस की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं इस तरह। वैसे पीछे समझ चुके हैं हम ग्राफ। देखो ग्राफ बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो आप 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ जाती है चीज़, वो चीज़ जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड ना कर रही हो, जैसे टाइम, ठीक है, टाइम आ जाता है यहाँ पे, अक्सर आपने देखा होगा टाइम यहाँ आ रहा होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखा करो कि 70% ग्राफ पेपर आप यूज़ कर लो, मतलब इस तरह से आप डिवीजन किया करो ग्राफ में कि 70% ग्राफ यूज़ हो जाए, ऐसा नहीं छोटा सा नीचे बना दिया ग्राफ, पूरा ग्राफ पेपर यूज़ होना चाहिए। अच्छा, जो चीज़ एक्स एक्सिस पर रख रहे हो उसका यूनिट भी पुट करो, और अगर इसमें कोई प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स भी पुट करो। जो चीज़ वाई एक्सिस पे पुट कर रहे हो इसका यूनिट भी पुट करो, अगर ये प्रीफिक्स में है तो प्रीफिक्स भी पुट करो, ठीक है। अच्छा, कर्व आ रहा है तो सही से कर्व बनाओ, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो सही से स्ट्रेट लाइन बनाओ, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स बताओ, और पॉइंट जो भी हो उन्हें मेंशन करो, ठीक है, पॉइंट जो भी हो उन्हें मेंशन करो। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाओ। तो ये आपका ग्राफ है, और ये लीनियर है, तो इसमें जो ग्राफ आ रहे होंगे वो स्ट्रेट लाइन आ रहे होंगे, और रीजन आ रहा होगा जिसे हम फिजिबल रीजन कह रहे होंगे। तो ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर, यहीं तक रखते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। मैं इसको इतना ही लेके गया हूँ जितना ई कैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।